दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए पहले ही आपको क्या है 2 अंकी वाले एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको कवर कराए हैं। ओके, तो क्रम से आप वीडियो देखते जाइए। साथ ही हम क्या है वस्तुनिष्ठ भी देखते जा रहे हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी करते जाइएगा। आज की इस वीडियो में हम 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। आपका पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, तो देख लेते हैं एकदम 3 नंबर वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन में बताऊंगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो तो आपको पढ़ते ही जाना, अपने हिसाब से भी आपका है तैयारी आपको करते जाना है। तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको इच्छा शक्ति, उम्मीद और संघर्ष की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है, मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कोई 3 तत्व लिखिए। इंपॉर्टेंट है, मांग की लोच को कौन कौन से तत्व ऐसे जो उसे प्रभावित करते हैं, ओके, या निर्धारित करते हैं। प्रभावित करते पूछे जाए चाहे निर्धारित करते पूछा, एक ही बात रहने वाली। ओके, तो यहाँ 3 आपको देखिए, कोई भी क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन तैयार करें तो मैंने आपको पॉइंट उसके याद होने चाहिए, फिर उसके अंतर्गत आप क्या है 2-3 लाइन लिख ही पाएंगे। ओके, जब आपको पॉइंट होगा तो उससे संबंधित आप बातें लिख पाएंगे। पॉइंट याद नहीं होगा ओके, तो फिर आप क्या है ज्यादा फिर नहीं लिख पाएंगे। तो आप निर्धारित या प्रभावित करने वाले कौन कौन से मांग की लोच को, पहले वस्तु की प्रकृति, दूसरा है वस्तु के अनेक प्रयोग, तीसरा है वस्तु पर आय का व्यय किया जाने वाला भाग। अब वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से है, तो इसे फिर आप अपने हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं। पहले आपको चीजें समझ लेना है। ओके, मांग की लोच अधिक या कम होने से वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात वस्तु अनिवार्य है, आरामदायक है, विलासित है। ओके, मतलब वस्तु की प्रकृति पर निर्भर चीजें जरूर करती हैं। जैसे अनिवार्य वस्तु है, जैसे नमक, अनाज, तंबाकू इत्यादि की मांग लोचदार होती है, क्योंकि जो आवश्यक वस्तु है उसे हर कोई, जैसे नमक है तो चाहे वो गरीब हो अमीर हो किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उसे क्या नमक चाहिए अपने भोजन में। ओके, तो इसकी मांग बहुत ज्यादा लोचदार होती है, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग क्या है, कीमत पर इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। ओके, कीमत का कोई इसमें प्रभाव नहीं होता। आरामदायक वस्तु होती है वो मांग की लोच पर लोचदार होती है। और ये पॉइंट याद भी रखते जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से बनते हैं, कहीं अलग से नहीं बनते हैं। बस इन्हीं टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हैं इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्ट आपको रखे मिलेंगे। इसी बार से पूछा जाएगा कि विलासित, ये कई बार आ भी चुका है क्वेश्चन, कि विलासित वस्तुओं की जो लोच होती है, मांग लोच होती है, वो किस प्रकार की होती है। ओके, जो हमारे अनिवार्य वस्तुओं की लोच किस प्रकार की होती है, तो बिलोच होती है। ओके, लोच बिलोचदार होती है। इसी के साथ आरामदायक वस्तु की लोच पर लोचदार हुआ करती है। विलासित वस्तुओं की मांग क्या है, लोच अधिक लोचदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत थोड़ी सी कमी परिणाम स्वरूप मांग बढ़ जाती है। कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज है उसमें थोड़ा सा सस्ता कर दिया जाए तो तुरंत उसकी क्या है मांग बढ़ने लगती है। तो इस बार से आपका दिया हुआ है। फिर वस्तु की अनेक प्रयोग, जैसे बिजली है तो उसकी मांग क्या लोचदार होगी, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा कैसे किया जा रहा है। यदि बिजली की कीमत में वृद्धि होती है तो व्यक्ति इसका इस्तेमाल आवश्यक क्षेत्रों में ही करेगा, कम आवश्यक क्षेत्रों का उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात कीमत बढ़ने पर इसकी मांग घट जाती है। वस्तु की आय का व्यय किया जाने वाला भाग, जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का एक छोटा सा भाग खर्च करता है उनकी मांग लोचदार होती है। इसके विपरीत जिस वस्तु के पर आय एक बड़ा भाग खर्च किया जाता है उसकी मांग क्या लोचदार होती है। तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बजट या कीमत रेखा क्या है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तय करना है। डायग्राम शायद आपको देख लेना है। पहले आपसे पूछा जा रहा है कि बजट रेखा कीमत रेखा क्या है। 2 नंबर में केवल इतना बस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बजट रेखा या कीमत रेखा क्या है, उपभोक्ता बजट को दर्शाती है। यह उपभोक्ता को बताती है कि उसे अपनी आय के आधार पर कितनी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। मतलब ये बजट रेखा आपको क्या है, एक पेयर देती है कि आप आपके पास कितनी कमाई है, उसके अनुसार आप कौन कौन चीजें खरीद सकते हैं। कीमत रेखा 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफिक निरूपण है जिन्हें उपभोक्ता की दी गई और अपनी आय को खर्च करने में खरीद सकता है। यहाँ यानी ये होता है कि यहाँ में से 2 वस्तुओं को लेकर चलिए जाता है कि उपभोक्ता को अगर 2 वस्तुएं खरीदना है तो उसकी आय के आधार पर उसके क्या है पेयर बनाए जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। कि अगर क्या है, जैसे मान लीजिए आम और उसे केला खरीदना है, ओके, तो आम का अगर क्या है 1 दर्जन ले रहा है तो उसे अपनी आय के अनुसार क्या है जो केला होगा क्या है, अगर वो केले क्या है 2 दर्जन लेना चाहता है, ओके, और आम 1 किलो लेना चाहता है तो ले सकता है किसी आय में। ओके, लेकिन अब वो चाहता कि मुझे क्या है केले ज्यादा चाहिए और क्या है जो आम है वो कम चाहिए, तो आम को क्या कम कर सकता है, केले को ज्यादा कर सकता है। ओके, तो लेकिन उसमें क्या है कम या ज्यादा कर सकता है। ओके, पैसे तो उसके नहीं पास है, किसी 100 रुपए है, किसी के पास बजट। ओके, तो अगर वो क्या है केले 50 रुपए के ले रहा है, ओके, और जो उसके आम है वो भी 50 रुपए के ले रहा है। अब वो चाहता केले मुझे क्या है मुझे ज्यादा चाहिए, तो उसे क्या 80 रुपए के ले लेता है, तो अब उसे क्या है कम आम कम लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या है पेयर बनता है, जोड़े बनाता है, जो आपका क्या होता है बजट रेखा में यही चीज दर्शाई जाती है। तो कीमत रेखा की 2 वस्तुओं के सभी सहयोग ग्राफिक निरूपण किया जाता है। इस बार से दिया हुआ है, आपको ग्राफ बना लेना है। ओके, चित्रानुसार इसकी जो ढलान होती है ऋणात्मक होती है। आगे नेक्स्ट आपको ये पॉइंट भी याद रखना कि बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर
दाईं ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको भी केला और संतरे बताया कि केला अगर ज्यादा लेना चाहता तो उसे क्या है जो आम कम लेने पड़ेंगे, क्योंकि आम ज्यादा लेना चाहता तो केला कम लेना पड़ेगा। जो दो भी आइटम होता है इसमें एक की मात्रा वृद्धि करेगा, दूसरा घटानी पड़ेगा, इसलिए इसकी जो प्रवणता होती है नीचे की दाईं ओर होती है। तो याद रखा ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट बनता ही हमेशा। तो पहले जब टॉपिक पता होगा तो फिर आपसे किसी बार से ऑब्जेक्ट आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन आंसर में भी आपका इस प्रकार से आ सकता है कि स्थापन वस्तु में पूरक वस्तु में अंतर। हर साल यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है, तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए और सबसे आसान आपका ये टॉपिक भी है। स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, इन्हें क्या है प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहा जाता है। ये वस्तुएं होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। यदि दो वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें एक वस्तु ना मिले तो हम दूसरे से काम चला लें। यानी आपको क्या है चाय नहीं मिल रही है तो आप उसकी जगह कॉफी पीने लगे, कॉफी नहीं मिल रही तो चाय पीने लगे, मतलब एक जैसी। कोको कोला है तो उसकी जगह पेप्सी, पेप्सी नहीं मिल रही तो कोको कोला। तो एक के स्थान पर आप दूसरा का यूज कर सकते हैं। पूरक वस्तुओं की बात करें तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ होता है, और एक साथ इनका प्रयोग किया जाता है दोनों वस्तुओं का। साथ ही एक वस्तु दूसरे ऊपर के निर्भर होती है। जैसे पेन और स्याही है, पेन और स्याही का संबंध है तो वो आपका पूरक वस्तु कहलाएगा, क्योंकि हम इनका एक साथ प्रयोग करते हैं। पेन का प्रयोग है तो पेन का सिंगल हम इसको ढक्कन का प्रयोग नहीं कर, उसके संग स्याही वाली रिफिल भी चाहिए। एक सिंगल स्याही वाले का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके साथ पेन का ऊपर कवर भी चाहिए। तो यानी ये आपका क्या होगा, पेन और स्याही के जो संबंध है पूरक वस्तु है। साथ ही एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरी प्रकार से जैसे आपका बैट बॉल का संबंध हो जाता है, ओके, कार और पेट्रोल का संबंध हो जाता है। तो ये सभी आपके हैं पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। सिंपल है, मान लीजिए चाय और कॉफी का एग्जांपल मैंने बताया प्रतिस्थापन में, तो चाय की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग क्या है जो दूसरी वाली चीज है उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे। कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही बताया जा रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जो प्रतिस्थापन वाली वस्तु है उसकी मांग भी क्या है बढ़ जाती है। दूरक वस्तु में क्या होता है, इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने से पूरक वस्तु की क्या है मांग घट जाती है। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होने लगे तो कार के लोग क्या कम खरीदेंगे, कहेंगे कि जो पेट्रोल इतना महंगा है तो कार कैसे ले पाएंगे, इस प्रकार से तो कार ले भी ले तो चलाएंगे कैसे। तो एक वस्तु पर दूसरी वस्तु निर्भर होती है, इसलिए क्या है इसमें अगर एक की कीमत बढ़ी तो दूसरे की मांग क्या घट जाती है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी क्या घट जाती है। इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाती है। बस इसी जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट इसका अपोजिट एक बार से लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपको 3 पॉइंट दिए, पढ़ के आपको अच्छे से रखना है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मांग के नियम की मान्यताओं का वर्णन कीजिए। प्रीवियस से क्वेश्चन आ चुका है। मांग के नियम की कौन कौन सी मान्यता है। पहला है उपभोक्ता की रुचि एवं पसंदीदा के कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग का नियम की मान्यता की ऐसे माना जाता है, फिक्स नहीं लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तभी लागू होता है मांग का नियम की पहला कि जो उपभोक्ता की रुचि है और पसंदीदगी है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए तथा वस्तु कोई स्थापन वस्तु नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वस्तु विशेष की कीमत में भविष्य में घटने बढ़ने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये मांग के नियम की मान्यता, ये थोड़ा सा फिक्स है तो आपको क्या पढ़ के एकदम रखना है इनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई कीमत क्या 10 रुपए दी हुई है। अभी हमको दिया हुआ है, यहाँ बेची गई इकाई लिखा 0, 1, 2, 3 चाहिए, बेची गई इकाई है। इसमें हमें क्या है कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति निकालना है। ये हमारा बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। कैसे है, पहले हमें क्या है बेची गई मात्रा तो ये लिखी हुई है और कीमत सबकी क्या है 10 रुपए लिखा, क्वेश्चन में दिया कीमत सबकी क्या 10 रुपए है। अब सबसे पहले निकालते हैं कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति निकालने के लिए देखिए कुछ ये सब जो टॉपिक होते हैं आपके, इनमें थोड़ा सा फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई टॉपिक कैसे निकाला जाता है। कुल देखिए कुल संप्राप्ति यानी टीआर निकालने के लिए हमें क्या है P मल्टीप्लाई Q करना है, यानी बेची गई मात्रा गुणा कीमत कर देता है आपका आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से चलो गुणा करते हैं तो Q मल्टीप्लाई P करना है। 10 का 0 करेंगे 0, 10 का 1 में करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का 2 में करेंगे 20, 10 का 3 में 30, 10 का 4 में 40। इस बार से आपका दिया हुआ क्लियर है। मैंने सीमांत संप्राप्ति निकालना है। सीमांत संप्राप्ति को MR बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि अगले वाले से पिछले वाले को इसमें घटा दो। इसमें कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति निकालने के लिए कुल संप्राप्ति की तालिका को आपको देखना पड़ेगा। इसमें से आपको अगले वाले से पीछे वाले को घटाना है। 10 में से 0 आएगा आपका 10 आएगा, 20 में से 10 जाएगा तो आपका 10 आएगा, 30 में 10 जाएगा तो 10 आएगा, 40 में 30 जाएगा 10 आएगा। इस बार अगली वाली में से उसकी पिछली वाली घटा के जो अंतर रहेगा, मतलब कर से इन दोनों का अंतर है वो आपको यहाँ रहेगा। ये आपकी सीमांत संप्राप्ति है। औसत संप्राप्ति यानी AR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका TR यानी कुल संप्राप्ति आपने निकाली है उसमें आपकी बेची गई इकाई के भाग लगा देना है। तो आपका निकाल आता है औसत संप्राप्ति। 0 में 0 का भाग लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं रहेगा। 10 में 1 भाग लगाएंगे 10 आएगा, 20 में 2 का भाग 10 आएगा, ओके, 30 में 3 का भाग 10 आएगा, ओके, इसके बाद 40 में 4 का भाग 10 आएगा। तो इस बार से आपका रहेगा क्लियर है। नेक्स्ट हमारा देख लेते। अब इस पेपर में यही नहीं आएगा लेकिन इस टाइप का आ सकता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। नेक्स्ट पूर्ण प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई 3 विशेषताएं लक्षण लिखिए। कौन कौन सी विशेषता होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की।
ये पहला है क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या, दूसरा है वस्तुओं का समरूप होना, तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। तो आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें, मैं बता चुका हूँ। जैसे आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली बाजार की विशेषता पढ़ने हैं तो ये 3 पॉइंट आपको एकदम याद होने चाहिए, ये तो एकदम फिक्स आपको माइंड में होना चाहिए। फिर इनके बारे में आपको जो अंदर का लिखा रहता है वो याद नहीं करना, वो समझ के आपको रखना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप दो लाइन बता सकते हैं। तो पहला क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में क्या अधिक संख्या होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे बड़ी ये विशेषता होती है। इस बाजार में क्या है, क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। क्रेता या विक्रेता अनेक वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की दशा में ना हो। ओके, दूसरा है वस्तुओं का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की समरूपता का गुण होता है। उत्पादन में समरूपता होने के कारण विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकता। यानी वस्तुओं की समरूपता का यानी मतलब है कि आप जैसे बाजार जाते हैं, ओके, कोई आप मान लीजिए कुर्सी लेने जाते हैं तो कई सारी आपकी दुकानें मिल जाएंगी, कोई कुर्सी टेबल वाली कई सारी होगी। तो अगर एक ही दुकान होगी तो मन चाहे आपको कीमत खरीदना पड़ेगा, लेकिन 10 दुकानें हैं तो आप कहीं से भी जाकर ले सकते हैं। क्योंकि 10 दुकानों में क्या है, एक हर दुकानदार को डर रहेगा कि यार ये मैं अगर इसको ज़्यादा कीमत में दूंगा तो दूसरा वाले से सस्ते में दे देगा। ओके, वो दूसरे वाले से लेकर मुझसे तो खरीदेगा नहीं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका विक्रेता होता है वो प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकता। तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की ये भी तीसरी विशेषता सबसे बड़ी। कोई भी इसमें क्या है, अपना कोई कंपनी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी अपना उद्योग छोड़ सकता है स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सब एकदम सिलेक्टेड है आपके। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये आपके 3 पॉइंटों से यहाँ चीजें समझाई जा रही हैं, तो इसे आपको पढ़ लेना है। जब साधारण वाणिज्य बैंकों की आपत्ति के समय कहीं और से ऋण नहीं मिलता है तब के अंत में केंद्रीय बैंक से वित्तीय सहायता मिलती है, इसलिए केंद्रीय बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है, रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है? अगर किसी बैंक को कहीं से भी अगर कोई लोन लेना है, कोई नहीं देता तो लास्ट में क्या है, उसे जाकर केंद्रीय जो आपका रिजर्व बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, वही देता है, इसलिए केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ओके, अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यों के 3 प्रकार से ऋण देता है। ये पहला पॉइंट दिया है तो इसे पढ़ लीजिएगा, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बैंक क्या है, रिजर्व बैंक है, एक ही बात रहने वाली है। तो केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए, तो ये आपके सिंपल 3 कार्य दिए। पहला पत्र मुद्रा का निर्गमन, दूसरा बैंकों का बैंकर होता है, और तीसरा है हमारा शाखा नियंत्रण रखता है। तो ये आपका दिया हुआ है। तो क्रम से दोस्तों आपको तीनों पॉइंट को तैयार कर लेना। पहले तो आप हेडिंग पढ़ लीजिएगा, फिर उनके बारे में एक बार पढ़ लेना। ओके, बैंकों का बैंकर किस प्रकार से, पहले मैंने आपको ये चीज बताई है, पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता को उदाहरण से समझाइए। ओके, सीमांत उपयोगिता को आपको उदाहरण से बताना है। सीमांत उपयोगिता यानी MU, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में उपयोग से होता है। उदाहरण ये यही बस आपकी 2 लाइन का, अगर 2 नंबर उसमें आता तो बस इतना ही, एक लाइन में कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उसमें जो परिवर्तन आ रहा है। अब उदाहरण के साथ आपको चीजों को समझाना है। अब 2 नंबर है तो इतना हो जाता है, लेकिन उदाहरण के समझाना है तो कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए हमने 4 केले में हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अगर 4 केले हम ले रहे हैं, ओके, तो ये इकाई को यहाँ ऊर्जा से हम मान लीजिए आपने 4 केले खाए तो आपको 28 इकाई की ऊर्जा मिल जाती है। 28 कैलोरी की ऊर्जा मिल जाती है, इस प्रकार से हम मान के चलिए। ओके, तो 5 किलो की कुल इकाई उपयोगिता से हमें क्या है, 30 इकाई मिलती है। स्पष्ट है कि हमें 5वें केले की उपयोगिता से कुल उपयोगिता बढ़ गई है। ओके, तो हमारे इसलिए 5वें केले की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल बात लिखी हुई है। सीमांत उपयोगिता क्या कहलाती है कि अगर हम 1 इकाई बढ़ा रहे हैं, कोई वस्तु की 1 इकाई बढ़ रही है तो भाई उपयोगिता कितनी बढ़ रही है, वही उपयोगिता का जो अंतर है बढ़ने का, वही हमारी क्या सीमांत उपयोगिता है। तो यहाँ जैसे 4 केले हम खा रहे हैं तो हमें 28 कैलोरी की ऊर्जा मान लीजिए मिल रही है। तो हम 5 केले अगर खा रहे हैं तो हमें 30 कैलोरी की ऊर्जा मिल रही है। तो हमें कितना बढ़ा, 1 इकाई होने बढ़ा, 4 केले से 5 केले किया तो हमारी कैलोरी में कितना बढ़ गया, 28 कैलोरी से 30 कैलोरी हो गया। यानी 1 इकाई हमने बढ़ाई, 1 इकाई के लिए बढ़ाई मात्रा, तो हमारी दो हमारी कैलोरी बढ़ रही है। यानी दो हमारे बढ़ा है। उपयोगिता की बात करें यहाँ तो 2 जो बढ़ रहा है वही में क्या 2 इकाई की आगे सीमांत उपयोगिता होगी। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे भी एकदम रटा होना चाहिए, एकदम सिलेक्टेड आपका ये क्वेश्चन है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता क्या क्या संबंध होता है कि देखिए, जब कुल उपयोगिता TU ओके घटती दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता क्या घटती है परंतु धनात्मक रहती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, जब कुल उपयोगिता TU अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तीनों क्लियर को आपको पॉइंटों को एकदम क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मांग का नियम क्या है और रेखा चित्र की सहायता से बताइए। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है और सबसे ज्यादा आपका सरल भी रहता है। ओके, 2 लाइन में आपको एकदम तैयार करके रखना है। मांग के नियम मांग एवं कीमत में संबंध को व्यक्त करता है। मांग के नियम से के अनुसार कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। एकदम पॉइंट याद है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। मांग और कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है, तो विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी किसी वस्तु की
कीमत बढ़ जाती है तो उसकी क्या है, मांग घट जाएगी, उसकी डिमांड घट जाएगी। प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड क्या है, घट जाती है। कीमत के बढ़ने से क्या है, मांग कम, तथा कीमत के कम होने से क्या है, मांग बढ़ने लगती है। बिल्कुल सिंपल, आप जानते हैं कोई अगर आपको सामान का है वो सस्ता चाहने से मिलने लगे, ओके, तो अगर मान लीजिए 50 किलो टमाटर चल रहे हैं, ओके, अगर 10 रुपए किलो टमाटर होने लगे तो बहुत लोग इसकी क्या है, मांग बढ़ जाएगी। तो वही चीज होता है, कीमत सस्ती होने से क्या मांग बढ़ जाती है, और अगर कीमत की वस्तु की मांग बढ़ रही, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग आपकी घट जाती है। ये आपको ग्राफ का भी एकदम सीख लेना है, ग्राफ भी क्या करना है। और ये 2-3 लाइन जो बताई वो ग्राफ के बारे में बता जाए कि ग्राफ से क्या मतलब है, तो ये आपको पढ़ लेना। मांग का नियम तो बस इतना सा है आपका कि मांग और कीमत को संबंध को बताता है मांग का नियम, ओके। मांग के नियम के अनुसार क्या है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ती है, मांग घटती है, कीमत कम होती है, मांग बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपका रहता है, बस इतना आपका मांग का नियम है। बाकी ये थोड़ा ग्राफिकल आपको रेखा चित्र सहायता लिखा ना, रेखा चित्र से, ओके। तो रेखा चित्र आपको इस प्रकार से बनने वाला है, और ये जो पॉइंट है वो रेखा चित्र के लिए चीजें को समझाया जा रहा है, तो इसे भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समान और निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। समान वस्तु क्या होती है, निम्न स्तरीय वस्तु क्या है। देखिए, सामान्य वस्तुएं होती हैं उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग बढ़ती है, तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिस वस्तु की मांग घटती है, वो समान वस्तु कहलाती है। जैसे उपभोक्ता की अगर आय बढ़ रही है तो वो क्या है, उन वस्तुओं को ज्यादा लेना चाहेगा, ओके। आय कम है तो उनको कम कर देगा, वो समान वस्तु। चावल, गेहूं, ये क्या है, समान वस्तु हैं, और इनकी हमें क्या है, आवश्यकता हमेशा होती है। ये जो निम्न स्तरीय वस्तु होती है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वो इन वस्तु की मांग घट जाती है। निम्न स्तरीय यानी निम्न कोटि की वस्तु, अच्छी नहीं लगती, मान लीजिए इस बार से। तो जो आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो हम निम्न वाली चीजें नहीं खाएंगे, ओके। जैसे ज्वार, बाजरा, ये जो आपके टोंडे, दूध और इस साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला ये माल जो होता है, ओके, मतलब लो क्वालिटी वाला समझ लीजिए। निम्न स्तरीय का नाम ही है, निम्न स्तरीय यानी लो क्वालिटी वाला। लो क्वालिटी वाला जब आपके पास पैसे होंगे, उपभोक्ता की भी आय बढ़ेगी, तो फिर आप क्या लो क्वालिटी वाला सामान क्यों लेंगे। तो वही चीज बताई जा रही है, जब आपके पास आय बढ़ेगी तो मांग उसकी घट जाती है। लेकिन अगर आय आपकी कम है, पैसे कम है, तो आपको लो आपकी क्वालिटी वाला भी चीज खाना पड़ेगा। जैसे आपका क्या है, शुद्ध घी और डालडा में बात करते हैं, पैसा आपके पास होगा तो आप क्या शुद्ध घी लेंगे, लेकिन नहीं है तो आपको डालडा से काम चलाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आपका आ जाता है। नेक्स्ट हमारा, पूर्ति की कीमत लोच किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो ये वाला टॉपिक दोस्तों आपको अच्छे सीख के रखना है, और ये फॉर्मूला एकदम याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है, ये आपका वो आंकिक वाला प्रश्न यहाँ से बनेगा, ओके। सीधा आपको आंकिक प्रश्न दिया जाएगा, तो एकदम ये आपको चीज याद करके रखना है। मैं आपको आंकिक क्वेश्चन ही बता दूं किस प्रकार से आंकिक प्रश्न आपका रहेगा वो, ओके। देख लेते हैं हम। इसमें आपको है पूर्ति की कीमत लोच बतानी है, यहाँ से मैन आपका सवाल बनता है। बाकी पूर्ति की कीमत लोच क्या है तो उसे आपको समझ लीजिए, तो ये आपको चीजें याद करके रखना है। पूर्ति की कीमत लोच मैन आपका होता है पूर्ति की मात्रा परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन बटे होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये आपका मेन फॉर्मूला है, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। वस्तु की पूर्ति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, पहले वस्तु की कीमत, दूसरा है उत्पादन के साधनों की कीमत, तीसरा है कर की नीति। तो ये आपके वस्तु की पूर्ति को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व, ओके। वस्तु की कीमत से आपका मांग के नियम से जानते हैं, वस्तु की कीमत अगर आपकी बढ़ती है, ओके, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, मांग घट जाएगी। वस्तु की कीमत घट जाती तो मांग बढ़ जाती, तो वही है, सिंपल बात बताई जा रही है। उत्पादन के साधनों की कीमत पर, यदि उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ती है तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, इससे कारण भी उत्पादन कम होने लगेगा व पूर्ति में कमी आएगी। नेक्स्ट, कर नीति। सरकार कर नीति का प्रभाव भी वस्तु की पूर्ति प्रभावित करती है। यदि सरकार अधिक टैक्स लेगी, कर यानी अधिक ज्यादा टैक्स लेगी तो वस्तु में ज्यादा महंगी मिलेगी, और जो टैक्स क्या है कम कर देगी तो वस्तु की पूर्ति क्या है हमें कम हो जाएगी। जैसे मुद्रा का महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के कारक से पूछा जाता है, मुद्रा की महत्व, मुद्रा की कार आपको क्लियर होना चाहिए। मुद्रा का महत्व देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाओं का यह आधार होता है। वस्तु बन में जो प्रणाली को क्या कठिनाई को निराकरण कर दिया है, ओके। पहले से मुद्रा नहीं चलती तो वस्तु में नहीं प्रणाली चलती थी, लेकिन इसमें कई सारी कठिनाई थी, ओके। तो वस्तु बनने की कई सारी कठिनाई थी, उनको किसने दूर किया, मुद्रा ने दूर किया, ये आपका दिया हुआ है। तीसरा है आधुनिक व्यापार एवं उत्पादन प्रणाली का ये क्या आधार है। तो ये 3 आपको पॉइंट एकदम याद करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, तो आप इकोनॉमिक्स कोर्स को ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स कोर्स में मैंने आपको फायदा ये रहेगा, पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। साथ ही 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस बार से जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसकी पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मटेरियल रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर, यानी हर प्रकार से आप तैयारी कर पाएंगे। तो 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप कोर्स को ले सकते हैं। फीस इसकी क्या है 199 रुपए रहने वाली है, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर। कम इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये पढ़ के रखना है कि धातु जो मुद्रा होती है भारी होती है, ओके। अब सिंपल है, आप जानते हैं धातु मुद्रा यानी क्या है, जो आपकी 10 रुपए का सिक्का होता है, सिक्के वाली मुद्रा, ओके। तो वो आपको क्या भारी होती है। इसका चलन छोटे क्रय विक्रय में होता है। धातु मुद्रा देशी सरकार द्वारा जारी की जाए। जो छोटे वाली आपको 5 रुपए का आपको कुरकुरा लेने जाते हैं, बिस्कुट लेने जाते हैं, तो आप 5 का सिक्का लेके जा रहे हैं। तो मैंने छोटे रूम में आप करेंगे 5-5 10 रुपए के जो सिक्के होते हैं, पहले 1-2 रुपए के सिक्के भी चलते हैं, ओके, अभी भी चलते हैं मतलब, तो उनका आपको यूज क्या है छोटे छोटे कामों में करते हैं। लेकिन पत्र मुद्रा यानी आपकी मान लीजिए कागज वाला हो जाता है, ओके, 100 रुपए का 500 रुपए का नोट हो जाता है। तो ये क्या हल्की होती है, इसका चलन क्या है क्रय विक्रय में होता है। पत्र मुद्रा देशी क्या है सर्वोच्च केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। अब धातु मुद्रा का चलन और संचय से
सीमित मात्रा में होने से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा नहीं होती है, जबकि जो पत्र मुद्रा होती है हल्की व कम जगह घेरने से विश्व में अत्यधिक चलन होता है, जिससे मुद्रास्फीति इसी पैदा हो जाती है। धातु मुद्रा अत्यंत महंगी प्रणाली है, जबकि मुद्रा जो पत्र मुद्रा है वो सस्ती प्रणाली होती है। कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। तो इस बार से मैंने आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन बता, अभी हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सेकंड पार्ट में आपको कवर करा दूंगा। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।